स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें आखिरी वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट्स पढ़े थे। जो आज का वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी छोटा होने वाला है। इसमें हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है बेटा, जब हम कोलोइडल सॉल्ट बनाते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स तो होते ही हैं, वहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम होगा। कोलोइडल सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड होंगे और इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनको हम क्रिस्टलॉइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कंप्लीटली मिसिबल होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ। उनके लिए डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो क्या क्या हो गया, हमारे पास किसी कंटेनर में कोलोइडल सोल्यूशन है, तो क्या क्या है उसमें? नंबर 1 डिस्पर्जन मीडियम, नंबर 2 कोलोइडल सब्सटेंस जिसका पार्टिकल्स का साइज कोलोइडल रेंज के साइज का होगा, और तीसरी चीज़ें क्या है, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलकर के। राइट, आगे चल करके आप पढ़ने वाले हो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन में कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे, सो दैट कोलोइडल सोल्यूशन स्टेबल रहे, लेकिन थोड़े की ज़रूरत होती है। और कई बार क्या होता है, कोलोइडल सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट उनकी आ जाती है उन्हें बनाते समय या उन्हें प्रिपेयर करते समय। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वो कोलोइडल सोल्यूशन के लिए ही खतरनाक हो जाती है। जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या करेंगे, वो कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके उसी को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और जब प्रेसिपिटेट कर देंगे दिस मीन्स वो कोलोइडल सोल्यूशन स्टेबल नहीं होगा, और धीरे धीरे या कुछ समय के बाद क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको वहाँ से रिमूव किया जाए, और इनको रिमूव करना ही हम क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो फिर से सुनिएगा एक बारी, क्या बताया आपको, कोलोइडल सोल्यूशन में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, फिर क्या है, डिस्पर्स फेज, इसके अलावा क्या मौजूद होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन, जो आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा डिटेल में। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेस में होते हैं तो वो कोलोइडल पार्टिकल्स यानी डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। और उनको रिमूव करना या उनको कम करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। तो पहले तो 2 लाइनें यही लिखिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द कोलोइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन is called purification of colloidal solution। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, for the purification of colloidal solution following 3 processes are used। for the purification of colloidal solutions following 3 processes are used। कौन कौन सी होती हैं, नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। डायलिसिस, नाम आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक होती है आखिरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तीनों प्रोसेसेस के आप नाम लिखेंगे और हम शुरुआत करने जा रहे हैं डायलिसिस से। देखिए बच्चा लोग, डायलिसिस में क्या करते हैं या डायलिसिस किस पर बेस्ड है, अभी आप यहां मत देखिए, अभी आप समझिए डायलिसिस किस पर बेस्ड है। डायलिसिस इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो इलेक्ट्रोलाइट इंप्यूरिटीज होती हैं उनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, वो पार्चमेंट पेपर के थ्रू पास हो जाएंगी, और जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से वो पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होंगे। तो ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। करते क्या है प्यूरिफिकेशन के लिए, पार्चमेंट पेपर का ये ब्लैक वाली जो आउटर लाइन है इसका एक बैग बना लेते हैं।
इसको सेलोफेन भी कहते हैं, सेलोफेन शीट। ये जो है पार्चमेंट पेपर, यहां लिखा होगा कहीं, देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक वाली है ये क्या है, ये पार्चमेंट पेपर का एक बैग बना लिया और इस बैग में क्या किया गया, ये भर दिया गया कोलोइडल सॉल जो कि इम्प्योर है, एडिशन जो इम्प्योर है। देखो इसमें हमने दो चीजें दिखा रखी हैं, ये जो बड़े बड़े डॉट हैं ये ब्लैक वाले, ये हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, ये वाले दे आर कोलोइडल पार्टिकल्स, और जो हमने ये डॉट्स लिए हैं ब्लू कलर के, ये वाले, ये ब्लू कलर के जो डॉट्स लिए हैं ये हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब चेक करिएगा, पार्चमेंट पेपर के बैग को लेते हैं, एक फनल इसके माउथ पे इसको बांध देते हैं, बांधने के बाद होगा क्या, इस पार्चमेंट पेपर को डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हैं। आपको पता है पार्चमेंट पेपर के जो पोर्स का साइज है वो इतना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट यहां से डिफ्यूज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं, हमने ऐसे दिखा रखा है देखो एरो के थ्रू, वो क्या करेंगे, वो इस डिस्टिल्ड वाटर में डिफ्यूज कर जाएंगे, और डिफ्यूज कर जाएंगे तुरंत ही हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, इस पानी को यहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। हटा इसलिए देते हैं, अगर हम नहीं हटाएंगे तो डिफ्यूजन फिर इधर से इधर की तरफ शुरू हो जाएगा। शुरुआत में डिफ्यूजन तेजी से डिस्टिल्ड वाटर की तरफ होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिस्टिल्ड वाटर को हटा देंगे और फिर वाटर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यहां पे, और दोबारा से हम यहां पर सॉल को ऐड कर सकते हैं। तो बेटा जी होगा क्या, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो यहां से पास हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहां से पास हो जाएंगे, और इस तरीके से आपको जो कोलोइडल सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, वो प्योर होगा। प्योर का मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स अभी भी होंगे लेकिन उतने होंगे जितने की हमें जरूरत है। अच्छा जी, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, इस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, यहां पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया, और इधर की तरफ अब जगह तो है नहीं बनाने के लिए, फिर भी यहां पर इस तरह से दिखा रहे हैं आपको, ये हमने ये नेगेटिव टर्मिनल मान लिया। इसका फायदा ये होगा, जब ये एंड पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव आयंस इधर की तरफ तेजी से मूव करेंगे और पॉजिटिव आयंस इधर की तरफ तेजी से मूव करेंगे। आप जब इसको बनाइएगा तो थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा, सारी चीजें आपको क्लियर करके यहां पर दिखाई दे जाएंगी। तो जब इसकी जो ये प्रोसेस है डायलिसिस की, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, देन दिस डायलिसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसमें 2-4 लाइनें लिखेंगे, लिखिएगा, डायलिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी पास्ड थ्रू पार्चमेंट पेपर बट कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी पास्ड थ्रू पार्चमेंट पेपर। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, अ पार्चमेंट पेपर इज कन्वर्टेड इनटू अ बैग, it is tied with a funnel at its mouth, कॉमा लगा के या फुल स्टॉप के बाद, this funnel is for the addition of impure salt। फिर आप लिखेंगे, when this parchment paper bag filled with impure salt is placed in a container having distilled water, कॉमा लगा के, electrolyte impurities diffuse from colloidal solution to distilled water through parchment paper, through parchment paper bag, through parchment paper। बेटा इस तरीके से impurities diffuse हो जाती हैं। आगे लिखेंगे, speed of dialysis can be increased बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए लगे हुए हैं यहां पर इलेक्ट्रोड्स। स्पीड ऑफ डायलिसिस कैन बी इंक्रीज्ड बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इट इज कॉल्ड एज
इलेक्ट्रोडायलिसिस। आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं डायलिसिस का। जिनको किडनी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपने सुना होगा, भाई कोई मरीज अगर है, पेशेंट है, तो क्या करते हैं, डायलिसिस कराने जा रहे हैं। तो डायलिसिस में भी क्या होता है कि वो किडनी में जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं वो काम नहीं करती हैं। जब वो काम नहीं करती हैं तो शायद ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि जो ये ब्लड वेसल होती है, तो ब्लड वेसल में यहाँ पर ये आर्टिफिशियल यहाँ पर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगाई जाती है। और इस मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे ब्लड के अंदर दो टाइप की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड में अगर रहेंगी तो नुकसान करेंगी और वो पार्चमेंट पेपर से पास हो जाती हैं इस तरीके से। और जो कोलोइडल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स हैं या इसके अलावा हीमोग्लोबिन वगैरह है जो है, वो यहीं पे रहता है। तो ये डायलिसिस का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरीके से ये पहली प्रोसेस ख़त्म हुई जिसका नाम क्या था, प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस थी जिसका नाम था डायलिसिस। अब हम बात करेंगे जो सेकंड प्रोसेस है उसकी, और जो सेकंड इसका मेथड है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाम से ही काफी कुछ क्लियर होता है। क्या करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, समझिएगा। अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो इलेक्ट्रोलाइट तो पास हो ही जाएंगे, एज वेल एज क्या होगा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो भी पास हो जाएंगे। तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज इतना होता है कि उसमें से कोलोइडल पार्टिकल्स भी पास हो जाते हैं। तो क्या किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कैसे बनाया जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, सुनिएगा। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है इसको ट्रीट किया जाता है जिलेटिन से। आप लोग ये नाम पहले सुन चुके हो, जिलेटिन, या एक नाम हमने आप लोगों को बताया था कोलोडियन। ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। उस टाइम पे लिखाया भी था आपको, ये सेलुलोज नाइट्रेट का कोलोइडल सॉल्व होता है और डिस्पर्जन मीडियम यहां पर क्या होता है, अल्कोहल या ईथर। तो क्या करते हैं, जिलेटिन या कोलोडियन से ट्रीट करते हैं। तो जिलेटिन या कोलोडियन क्या होता है कि पोर्स के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, पोर्स का साइज हो जाता है छोटा, पोर्स के पास इकट्ठा होगा। इससे ट्रीट करने के बाद फिर उसी फिल्टर पेपर को हम डिप करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में। फॉर्मेल्डिहाइड में जब डिप कर देंगे तो जो कोलोडियन या जिलेटिन पोर्स के पास इकट्ठा हुआ था वो अब हार्ड हो जाएगा और इस तरीके से पोर्स छोटे हो जाएंगे। अब जो फिल्टर पेपर मिल गया है, दिस फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर से जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्प्यूरिटीज हैं वो यहाँ से निकल जाएंगी और डिस्पर्जन मीडियम भी निकल जाता है काफ़ी हद तक। उसके बाद जो बचेगा ऊपर की तरफ, बचेगा फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ जो फिल्टर नहीं होगा वो क्या होगा, वो कोलोइडल सब्सटेंस होता है। जो बचता है उसका नाम होता है स्लाइम। अब जो ये स्लाइम बचा हुआ है इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और बाकी क्या होगा, कोलोइडल सब्सटेंस होगा। तो जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और जो कोलोइडल सब्सटेंस है, जब इसको हम फ्रेश या डिस्टिल्ड वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो दोबारा से क्या होगा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन को बना लेगा। तो ये तरीका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। तो आप इसमें लिखिएगा, फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अ स्पेशल फिल्टर पेपर इज यूज्ड which is obtained by treating normal filter paper with gelatin or collodion followed by dipping in formaldehyde for hardening, followed by dipping in formaldehyde solution for hardening। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, now size of pores is reduced and obtained filter paper is called ultra filter paper। फुल स्टॉप के बाद, when colloidal solution is passed through ultra filter paper, कॉमा लगा के, electrolyte impurities
आर फिल्टर्ड एंड रिमेनिंग पार्ट विच इज नॉट फिल्टर्ड इज कॉल्ड स्लाइम, ब्रैकेट में कोलोइडल सब्सटेंस। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, व्हेन स्लाइम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद फ्रेश या डिस्टिल्ड वाटर इट फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो दो तरीके हो गए हमारे पास, एक डायलिसिस हो गया, दूसरा हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा जी तीसरा मेथड है जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूग का नाम तो सुना ही होगा। जस्ट लाइक सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है जिसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब में अगर हम कोई सोल्यूशन रखेंगे, सोल्यूशन क्या आप मिक्सचर कह लीजिए, मिक्सचर होगा, मिक्सचर को रखेंगे, उसमें 3-4 टाइप के सब्सटेंसेस हैं, तो जिनका मास, मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है, जब उस ट्यूब को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग में रख करके हाई स्पीड पे रिवॉल्व किया जाता है, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले सेटल डाउन होते हैं, फिर उससे हल्के, फिर उससे हल्के, सबसे लास्ट में वो सेटल डाउन होंगे जिनका मास सबसे कम होता है। ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। फिर से बताते हैं, एक मशीन होती है, मशीन में एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब के अंदर जब मिक्सचर रखा जाता है तो वो ट्यूब फिर उस मशीन के थ्रू रोटेट कराई जाती है, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराई जाती है, और रोटेट कराने के बाद जिनका मास ज़्यादा होता है वो पहले नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, अगर बायो स्ट्रीम से नहीं भी हैं तो 9th-10th में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइबोसोम्स होते हैं, कुछ पता नहीं एस करके कुछ लगा होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, 80S राइबोसोम, 40S, 70S कुछ होते होंगे, अब तो मैं भूल चुका हूँ पूरा। तो वो इसी का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, मतलब कहने का कि वो कब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा, कितनी स्पीड पे हो जाएगा, कितने रिवोल्यूशन पर सेकेंड या पर मिनट पे हो जाएगा, उसके बेसिस पे वो जो 80, 70, 40, 30 जो भी दिया जाता है वो उसी के बेसिस पे दिया जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे यहाँ से प्योरीफाई करेंगे। बिल्कुल वही तरीका, एक ट्यूब होगी, वो तो मशीन की ही ट्यूब होती है, उस ट्यूब में कोलोइडल सॉल्यूशन को लिया जाएगा, उस ट्यूब को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग में रख दिया जाएगा और हाई स्पीड पे रोटेट कराया जाएगा। जब रोटेट कराएंगे तो ये बात आपको पता है कि मिक्सचर में जो पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं कोलोइडल सब्सटेंस के, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो इम्प्यूरिटीज़ हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस हैं वो क्या होंगे, वो वहीं पर उसी में डिस्पर्जन मीडियम में या सॉल्वेंट में घुले रहेंगे। इस सॉल्यूशन को हम डिकेंट कर लेंगे। डिकेंट करने का मतलब क्या करेंगे, जो कोलोइडल सब्सटेंस नीचे की तरफ सेटल डाउन हुआ था उसको हम हटा लेंगे और बाद में इसे डिस्टिल्ड वाटर से ऐड करके, फ्रेश वाटर से ऐड करके दोबारा से हम क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को बना लेंगे। तो लिखिएगा इसमें, इन दिस मेथड कोलोइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन अ ट्यूब, कॉमा लगा के, this tube is placed in ultra centrifuge machine and rotated at high speed, full stop के बाद, due to more mass of colloidal particles they settle down and electrolytes as well as other impurities remain dissolved in dispersion medium, या ब्रैकेट में आप सॉल्वेंट लिख लेना। फुल स्टॉप के बाद लिखें, दिस सॉल्यूशन इज डिकेंटेड ऑफ एंड ट्रीटेड विद फ्रेश वाटर टू प्रिपेयर प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इन 3 मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा सरफेस केमिस्ट्री का। पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने एडजॉर्प्शन खत्म किया था जो कि एक बड़ा वीडियो लेक्चर था।
दूसरे वीडियो लेक्चर में कोलॉइड्स स्टार्ट हुए थे और अप टू क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स तक पढ़ लिया था, जो कि एक बड़ा वीडियो लेक्चर था। तीसरा वीडियो लेक्चर छोटा था, उसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़े, और ये फोर्थ वाला है, ये काफ़ी छोटा है, 25 मिनट के आसपास का ही बनेगा जाकर के। यहाँ पर हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस को ख़त्म किया। बेटा जी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट्स। काफ़ी बड़ा वीडियो लेक्चर होने वाला है, प्रिपेयर रहिए उसके लिए, पढ़ने के लिए। बाकी लेक्चर्स को आप तैयार रखिएगा, इनको आप देखिए सही से। अगर पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो, या आई बटन से भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। जब चैप्टर ख़त्म होगा तब उस टाइम पे आपको तब तक असाइनमेंट भी हमारे फेसबुक पेज की गूगल ड्राइव पे अपलोड किया जा चुका होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, उसको आप लाइक करिए। फेसबुक पेज भी केमिस्ट्री शाखा नाम से है, वहाँ पर जब आखिरी वीडियो लेक्चर आएगा तभी मिलेगा ये। वहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ाया था वो सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, उसका असाइनमेंट अपलोड किया जा चुका है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट में एकेडमिक, जेई मेन और नीट लेवल तक का है, एडवांस लेवल का नहीं है, उसकी क्लासेस अलग से होती हैं। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगता है और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।